मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो रेंज मतलब क्या होता है? y का वैल्यू, ठीक ना। y बराबर पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था? चलिए बात कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर से ले लेते हैं रेंज, क्योंकि रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और रेंज निकालना बहुत ही टफ होता है। ये अक्सर ये विद्यार्थियों को दिक्कत होता है, डोमेन निकालना वो सीख जाते हैं, लेकिन देखना कि y बराबर क्या होता है, ये एफ एक्स। इस x को क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, x के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। y का वैल्यू को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। अब ये जो फंक्शन है, ये जो मशीन है, जहां पर ये डिफाइन होता है, जो जो वैल्यू ये एक्सेप्ट करता है, मतलब x का जिस वैल्यू के लिए ये डिफाइन होता है, वो इसका डोमेन कहलाता है। और y जिस वैल्यू पे ये y पर दूरी जो होती है, y एक्सिस पर जो दूरी होती है, वो रेंज कहलाती है। आई बात समझ में? ठीक, चलिए सही है। अब इतना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सब तो बातें चलती रहेंगी। और मेरे प्यारे बच्चों, जिन्हें भी आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि जिन्हें भी लेक्चर्स आपको, जब भी मेरा लेक्चर्स आपके पास पहुँचे, आप लेक्चर को शुरू से, फर्स्ट लेक्चर से शुरू करने का कोशिश करना, ताकि आपको मेरा पूरा फ्रीक्वेंसी आपके तक पहुंच सके, ताकि आप पूरा समझ सको बात को कि सर कहना क्या चाहते हैं। तो आपको पूरा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर आईआईटी कैसे सवाल बनाती है, कैसे पूछती है, उस पर फिर आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग रेंज का जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, और उसके बाद अगला पड़ाव पे आते हैं। ठीक, चलिए जैसे देखिए, हमने क्या देखा, ये क्वेश्चन कर लिया था, 3rd नंबर हो गया था। अब हल्के हल्के सवाल हैं वो कर लेता हूँ, 4, 5, 6। ठीक, अब देखना 4, 5, 6 को क्या करना है, जैसे बताओ 4 में क्या है? साइन एक्स। बताओ साइन एक्स कहाँ से होता है? -1 से 1। इसको शायद बैक ट्रीट मेथड भी कहते हैं। बैक ट्रीट मतलब एकदम पीछे पीछे चलते जाओगे। देखना, -1 से 1, 6 से गुना कर दो। 6 से क्या? क्योंकि पॉजिटिव नंबर से इनइक्वलिटी में गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवन ये याद रखना कि पॉजिटिव नंबर से, है ना, पॉजिटिव नंबर मतलब जीरो तो नहीं आएगा उसमें। पॉजिटिव नंबर से जोड़ने पर, गुना करने पर, घटाने पर, भाग देने पर इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो -6 से गुना कर दो, गुना कर दिए, साइन एक्स, ये क्या हो गया? 6। फिर यहाँ कितना है? +7, ये हो गया 6। ठीक, अब क्या करना है? 7 जोड़ दो, 7 जोड़ दिए, +7 और +7। बताइए कोई दिक्कत? अब ये क्या हो गया? 1, और ये क्या हो गया? ओहो, 6 से गुना किए ना, एक सेकेंड अच्छे से कर लेते हैं। 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -6 साइन एक्स < 6। अब हम लोग 7 जोड़ देते हैं, 7 जोड़ दिए। ठीक, सही है। तो ये कितना हो गया? 1 और 6 साइन एक्स +7, और ये कितना हो गया? 13। देख रहे हैं ना, हम लोग इसको लाने का कोशिश कर रहे हैं, बैक से चल रहे हैं ना। पहले साइन का वैल्यू वहां से जान रहे हैं, वहां से पीछे पीछे आ रहे हैं ना, मैं एज यूजुअल फंक्शन को बना रहे हैं। इतना बनाए, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो। ये पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल करने से क्या होगा? इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा। 1/6x + 7, और ये 1/13। इसी को ना आप क्या कह रहे हो? y कह रहे हो। तो y का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया बताना? y का मिनिमम वैल्यू 1/13, मैक्सिमम वैल्यू 1। लिख लो, y मिनिमम कितना हो गया? 1/13, और y मैक्सिमम कितना हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत? अब ये हो गया, सही है। फिर से अच्छा, अब ये बात समझो कि यहाँ पर cos रहता तो क्या हो जाता? तब भी आंसर सेम ही होता, क्योंकि cos भी -1 से 1 के बीच में होता है। तो क्वेश्चन चाहे ये रहे 1/6 cos x + 7 रहे, y का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम 1/13, मैक्सिमम 1। सही है। चलिए ये सवाल को कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से। अब ये जो यहाँ पर क्या आ गया? cos x आ गया।
साइन एक्स के बदले क्या कर रख देंगे, कॉस एक्स रख देंगे। कॉस एक्स भी क्या होता है, -1 से 1 होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, उसके बाद इसको देखना। देखो अब ये cos x है, cos x है वो -1 से 1 है। cos x का वैल्यू कहाँ से कहाँ, -1 से 1। जैसे ही उस पर आप मॉड लगा दो, क्या लगा दिया आपने, मॉड लगा दिया, तो cos x का वैल्यू सब पॉजिटिव हो गया ना। क्या हो गया, देखो इस पे जब आप मॉड लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, मॉड लगा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, जो निगेटिव नंबर है वो निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, cos x, ये सब बता चुके हैं ना आप लोग को, ठीक है ना, तभी दोबारा बोल देते हैं ताकि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ cos x क्या होगा, 0 से 1 होगा, 0 से 1 होगा। cos x का मॉडुलस का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1, क्योंकि सारे निगेटिव नंबर -1 से 1 के बीच में जितना भी नंबर है सबको मॉडुलस पॉजिटिव बना देगा, तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। यहाँ कितना है, 2 है। बैक ट्रीट मैंने बैक कर रहे हैं ना, हम लोग पीछे से आ रहे हैं ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 0 में 2 से गुना करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 0 ही रह जाएगा। 2 मॉड cos x <= 2 हो जाएगा, सही। अब क्या करोगे, -3 करोगे, जो घटा दो, 0 -3, 2 मॉड cos x और -3 और 2 -3 आया हुआ सुन में, ये कितना हो गया, ये हो गया -3, 2 मॉड cos x -3 और ये <-1। अब इसका रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल करेगा तो क्या होगा, ये तो -3 से -1 के बीच में एक निगेटिव नंबर है, तो बताइए -1/3 बड़ा हो जाएगा किससे, 1/2 cos x मॉड cos x -3 से, और ये <=-1। कौन बड़ा होगा, -1/3 बड़ा हो जाएगा -1 से, तो लिखेंगे यही ना है y हमारा, इसी को क्या लिख रहे हैं हम लोग, y। ठीक, तो y का मिनिमम वैल्यू बताइए, y का मिनिमम वैल्यू -1 और y का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/3। सही है, देख रहे हैं ना, इसी को बैक ट्रीट, मतलब कि आप कैसा इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, बैक में आ रहे हैं, इसलिए इसको बैक ट्रीट मेथड भी बोला जाता है। अब बताओ तो मेरा बच्चा कि cos x की जगह पर अगर sin x रहता तो क्या अलग आंसर आता, तो इसका मतलब है कि अगर 1/2 मॉड cos x मॉड sin x -3 भी रहेगा तो आंसर क्या होगा, यही होगा, सेम आंसर होगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि साइन का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, सिंपल बात। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आपको फंडामेंटल याद है, फंडामेंटल आप अच्छे से पढ़े हो, इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अच्छे से लगाए हो, तो आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, और तब भी हम आपको बोलते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए, अब ये मजेदार क्वेश्चन छोटा सा है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म देखेंगे। नोट कर लेना ना वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब देखो ये दिया हुआ है, अब यहां पे कोई रूल नहीं लगेगा, इसमें कोई तुम रूल नहीं लगा पाओगे। कैसे लगाओगे, साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, कॉट भी है, तब आपको यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्स, तब फिर आप डोमेन के बारे में सोचना, बल्कि ये नोट करके लिख लो, ठीक है ना। नोट देखिएगा, ये सब नोट पर ध्यान दीजिएगा, एकदम हिंदी में साफ लिखवा रहे हैं ना, कि जब भी नियम से हटकर क्वेश्चन आए, रेंज में नियम से हटकर क्वेश्चन आए, देखिए ये सब तरीका है, कोई फिक्स तरीका है नहीं, है ना, सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आप लोग धीरे धीरे एक्सपीरियंस करोगे। जब भी नियम से हटकर क्वेश्चन आए, अब यहां पर तो क्या है ना, अब यहां पर तो हम लोग क्या है, यहां पर साइन भी है, कॉस भी है, टैन भी है, कॉट। अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, तो उसको एज यूजुअल मेथड जैसे करते आ रहे हैं वैसे हम नहीं कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब भी नियम से हटकर क्वेश्चन आए तो तब आप डोमेन पे बात कर लीजिए, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके देख लीजिए, मतलब पार्ट वाइज डोमेन को करके देख लेंगे। तो डोमेन पे ध्यान देना है, किस पे ध्यान देना, ये भी पता होना चाहिए कि डोमेन पे ध्यान देना है। देखिएगा, ये इस पर एक और ध्यान देना है, ठीक, डोमेन पे ध्यान देना है।
ये देखिएगा, ऐसे ही नोट कर लेना है बस, ये छोटी सी बात है, ये आप लोग ऐसा करोगे, लेकिन ये खास बात हो गया कि सब फेल कर जाएगा तो करेंगे क्या, है ना। तो डोमेन पे ध्यान देना है, किस पे, डोमेन पे। डोमेन पे क्या ध्यान देना है कि जैसे बोल लीजिए, डोमेन किसको कहते हैं, एक्स का वैल्यू को, एक्स का वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। मामला फिट। चलो अब देखो, अभी एक्स क्या हो सकता है, एक्स तो हमको पता है कि 0 से 2 पाई हो सकता है, ठीक। अब ले लो फर्स्ट क्वाड्रेंट ले लो, पहला केस फर्स्ट ले लिए, y बराबर, देखिएगा y बराबर लिखते हैं tan x, ये y बराबर क्या है, y बराबर sin x बाई मॉड ऑफ sin x cos x बाई मॉड ऑफ cos x, और tan x हुआ है भैया बाई मॉड ऑफ tan x, फिर cot x हुआ है और बाई मॉड ऑफ cot x हुआ। बताइए, ठीक। अब इसका वैल्यू हमें देखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आपको पता है एक बात, क्या पता है, क्या पता है आपको कि साइन के अंदर 0 से π/2, एक्स ले लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से π/2, tan है तो π/2 नहीं ले सकते हैं, π/2 पे बराबर, क्योंकि tan 90 पे, tan 90 पे अनडिफाइंड होता है, इसलिए यहां पे बराबर नहीं लिए, कोई दिक्कत। चलो 0 हर जगह ले सकते हैं, cot 0 भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि cot 0 नहीं डिफाइन होता है, हटाओ, है ना। डिनोमिनेटर नहीं डिफाइन हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा, एवं न्यूमरेटर भी अनडिफाइंड हो जाएगा। सही मामला, बढ़े आगे। देखो अब देखो, देखना तुम यहां से समझना कि बताओ 0 से π/2 में साइन का भी वैल्यू पॉजिटिव, कॉस का भी वैल्यू पॉजिटिव, tan का भी वैल्यू पॉजिटिव, cot का भी वैल्यू पॉजिटिव। तो मॉडुलस के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है, साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव तरह से बिहेव करेगा, कॉस भी किस तरह से पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव तरह से बिहेव करेगा, और tan भी पॉजिटिव तरह से बिहेव करेगा। देखिएगा ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है लेकिन आपसे पूरा क्वाड्रेंट रिवीजन करवा देगा, ठीक। अब बताइए, साइन एक्स बाई, अगर अंदर वाला माल जो है, ये आइटम है, वो क्या है, पॉजिटिव है, तो साइन एक्स बाई साइन एक्स हो जाएगा। अब बताइए 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव होगा, ऊपर तो पॉजिटिव होगा ही, छोड़ो ना उसको, जो मोड के अंदर है उस पे बात करेंगे ना, क्योंकि उसको निकालना रहता है हमको। तो कॉस का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो मॉडुलस के अंदर यदि कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो जाता है तो वो एज इट इज बाहर आ जाता है ना, कि 0 से 90 में ये पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर निकाल दिए, है ना। निगेटिव होता तो माइनस साइन देते, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ है ही नहीं। लिखते हैं इसको tan x बाई tan x, सब पॉजिटिव तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस cot x बाई cot x, और x कहाँ से कहाँ बताइए, 0 से π/2। सही है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बताइए कट के कितना हो गया, 1, ये 1, ये 1, 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1, 1 1 1 4 हो गया, ठीक है। अब देखना, अब ये सब मिटा रहे हैं ना, चलो मेरा बच्चा देखेगा। हाँ अब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब x कहाँ से कहाँ, π/2 से पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक। कौन साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब निगेटिव हो जाएगा, कॉस tan cot। तो लिखेंगे यहां साइन एक्स बाई साइन एक्स, ठीक। कॉस का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा, इसके अंदर क्या होगा, निगेटिव। याद कीजिए कि यदि -4 है तो ये 4 कैसे बनता है, ये माइनस लेके निकलता है बाहर। यदि मॉडुलस के अंदर निगेटिव नंबर है, मॉडुलस के अंदर यदि निगेटिव नंबर है तो वो माइनस साइन लेके बाहर निकलेगा, ठीक। इसका मतलब है कि कॉस यदि निगेटिव है, कॉस यदि निगेटिव, सोए ना हो, हाँ सोइएगा नहीं, ये पढ़ने का समय है, मेहनत करने का समय है। अपने आप को इतना डिटेल में कैसे कोई कहाँ से पढ़ा देगा, नहीं पढ़ा पाएगा ना भीड़ में। हाँ भीड़ में आप कंपटीशन कर सकते हैं, आप वहाँ पर जाके अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, है ना, इधर उधर देख सकते हो, लेकिन वो उससे तो पढ़ाई एक तपस्या है। आया बात समझ में। तो ये सब चीज़ को समझिए बारीकी से, जैसे समझा रहे हैं, ठीक है। क्या कहता है
कि अंदर में यदि निगेटिव होगा तो वो माइनस साइन लेके आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू मॉडुलस के अंदर जो कॉस है वो निगेटिव है, वो बाहर आएगा तो क्या लेके आएगा, माइनस साइन लेके आएगा। इसका मतलब हो गया कि cos x बाई माइनस ऑफ cos x, ठीक। और उसी तरह से tan x, tan का भी वैल्यू निगेटिव होगा, माइनस ऑफ tan, और ये हो जाएगा प्लस cot x बाई माइनस ऑफ cot x, और x को ऐसे लिख दो π/2 से पाई, π/2 से पाई। बताइए कोई शिकायत? ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, याद है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, tan थीटा और cot थीटा। लिखेगा क्या, tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, मतलब बाद बाकी सभी ऐसा आने वाला है, ये निगेटिव, तो लिखेंगे साइन बाई माइनस साइन। क्यों? क्योंकि साइन का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब हो पाई से 3π/2। बताइए, देखिए पूरा रिवीजन हो जा रहा है एक ही सवाल में, है ना, कोई दिक्कत? ये निगेटिव मॉडुलस भी आ जा रहा है और क्वाड्रेंट का भी रिवीजन हो जा रहा है। साइन बाई माइनस साइन प्लस कॉस बाई माइनस कॉस प्लस tan बाई tan और प्लस cot बाई cot, ठीक। अब 3π/2 से 2π, कहां से कहां, 3π/2 से 2π। फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π। आ रहा है मजा, देखना। तो क्या होगा इसका वैल्यू, बताना। देख रहे हो कितना मजेदार, हम सज रहा है दुल्हन की तरह। लिखो इसको, क्या होगा, साइन बाई माइनस साइन कॉस बाई, बताइए, कॉस का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो नीचे पॉजिटिव होगा, ठीक, सही है। और tan का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव, तो tan बाई माइनस tan, और cot बाई माइनस cot। आपको ये बात पता चल रहा है ना कि मॉडुलस हटा रहे हैं तो माइनस क्यों दे रहे हैं, माइनस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फिर से सुन लो, क्या कि अगर मॉडुलस के अंदर यदि कोई निगेटिव नंबर है तो वो क्या करता है, वो पॉजिटिव बनाता है। कैसे बनाता है, माइनस साइन दे करके, जाहिर सी बात है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो कोई कहीं पर इसको माइनस देने का, जैसे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ये 4 है, यहां पर इसको साइन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो पॉजिटिव अंदर में है ही ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन यहां पर देखना, तो उसी तरह से यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस tan सब पॉजिटिव है, अंदर का माल क्या है, सब पॉजिटिव है, तो मॉडुलस ऐसा ही हटा दिए। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो यहां पर क्वेश्चन में सिर्फ साइन दिया हुआ है, तो साइन पॉजिटिव, साइन को पॉजिटिव लिए, बाद बाकी सबको निगेटिव लिए, क्योंकि हमको पता है कि मॉडुलस के अंदर यदि कोई निगेटिव नंबर रहता है तो उसको माइनस साइन देते हैं, तब वो पॉजिटिव नंबर बन जाता है। -1 माइनस इंटू -4 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा कॉस बाई माइनस कॉस, tan बाई माइनस tan, cot बाई माइनस cot। क्यों माइनस माइनस, क्यों माइनस, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में cos tan cot निगेटिव होता है। क्लियर? अब उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में कौन निगेटिव होता है, साइन cos और tan cot, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, तो ये ऐसे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो cos क्वेश्चन में, बाद बाकी सब निगेटिव। अब कट कर दो, ये 1, ये -1, ये -1, ये 1, ये -1, -1, 1, 1, -1, 1, -1, 1, ठीक है। अब देखना, तो y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया 1 1 1, कितना जोड़ देगा, तो 4 आ जाएगा। कब, फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिखे फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड में क्या होगा, ये 1, ध्यान देना, ये 1 और -1 0, 1 और -1 0, ऐसे लिख लो। 1 + 1 + 1 बराबर 4, 1 -1 फिर -1 फिर -1 बराबर -2, ये -3 हो जाएगा, -1 से खत्म, -2, सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, ये -1, ये -1, ये +1, ये +1, -1 +1 +1, ये क्या हो जाएगा 0 थर्ड क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में
-1 +1 -1 +1 -1 -1, ये बताइए ये कितना हो गया? -2 फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो y का वैल्यू मैक्सिमम कितना आया बताइए? y मैक्सिमम कितना हो गया? 4, और y मिनिमम कितना हो गया बताइए? -2। ये आंसर देखा ना। अब तुम अपने से बनाएगा तो इसको सट बोल देगा ना, जिसको मॉडुलस आएगा कि सर पहला क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव तो 4 हो जाएगा, और फिर सेकंड में ये पॉजिटिव बाद बाकी सब निगेटिव तो 1 -3 -2 हो जाएगा सर। और थर्ड में कौन कौन? थर्ड में ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, तो कट के 0 है ना, ऐसे बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग देखिएगा होल स्क्वायर मेथड, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। और जब भी नियम से हटकर क्वेश्चन आए तो हम लोग को क्या करना है? डोमेन पर देखना है, डोमेन देखना है, या ये भी हो सकता है डोमेन देखना। ये आपको आईटीएफ में अच्छा सवाल बनता है इस पे, है ना। डोमेन देखना है कि जब भी नियम से हटकर क्वेश्चन आ जाएगा ना तो आईटीएफ में इस कंसेप्ट पर, इस बात पर एक अच्छा सा सवाल बन जाता है, जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देता है। आप समझ लगेगा कि यार ये कैसे बनेगा, लेकिन आपको अगर ये बात याद है तो वो बन जाएगा। ठीक, चलो नोट करो। अगला लिखना होल स्क्वायर मेथड पे देखना, एक क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, उस पे कुछ क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, होल स्क्वायर मेथड पे ये था जनरल, ये सिंपल था। अब देखिएगा होल स्क्वायर मेथड पे, जैसे होल स्क्वायर मेथड पे एकदम सिंपल है और इसीलिए इसको बाद में करवा रहे हैं। होल स्क्वायर मेथड देखो, होल स्क्वायर मेथड मतलब कि बताओ, ये बात बताओ, सुनना कि sin x का वैल्यू ये पता है ना, होल स्क्वायर मतलब sin x -1 से 1 होता है, तो sin स्क्वायर x कहाँ से कहाँ होता है बताना? 0 से 1। झटके से हम ब्रीफ ले रहे हैं छोटा सा होल स्क्वायर पर। sin स्क्वायर x बताना 0 से 1, इसका मतलब cos स्क्वायर, cos का भी मान -1 से 1 होता है, तो 0 से 1 हो जाएगा पक्का। तो sin cos हो गया tan का वैल्यू क्या होता है? -∞ से इन्फिनिटी। tan x का रेंज बोलो -∞ से +∞। यहाँ पर इन्फिनिटी पर कभी बराबर का साइन नहीं लेते हैं, क्लियर? ठीक। और tan -∞ से इन्फिनिटी है तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा? पूरे रियल नंबर को होल स्क्वायर कर देगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि होल स्क्वायर करने से दुनिया के सभी रियल नंबर क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। देखना, यही है होल स्क्वायर मेथड, और कुछ नहीं है भैया, यही है होल स्क्वायर मेथड। tan स्क्वायर कितना? 0 से इन्फिनिटी। ठीक, ये साइन कॉस tan। और बताओ सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा 1 से बड़ा होता है और सेक थीटा -1 से छोटा होता है। और सेम कॉसेक थीटा के साथ भी यही हाल है, कॉसेक थीटा का भी यही हाल है, -1। कॉसेक थीटा का भी देखिए यही होल स्क्वायर में, ट्रिग्नोमेट्री के होल स्क्वायर में यही सब यूज होगा। लेकिन देखिए ये सेक थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सेक थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ? सेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक, और कोसेक स्क्वायर थीटा भी हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा। सोचो, आपने -1 से छोटा सभी रियल नंबर को होल स्क्वायर कर दोगे तो वो तो पॉजिटिव हो जाएगा और 1 से बड़ा हो जाएगा। बताइए, क्लियर है? कोसेक थीटा भी 1 से बड़ा होता है और कोसेक थीटा -1 से छोटा होता है, बड़ा होता है, या और मतलब या कोसेक थीटा -1 से छोटा होता है, इसीलिए लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा इज ग्रेटर देन 1। और लास्ट में बच गया कॉट थीटा, तो कॉट थीटा, अरे भैया थीटा ले लिए, चलो कोई बात नहीं, थीटा ले लो, एक्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। थीटा ले लें या एक्स ले लें, कोई फर्क नहीं है, ये सब तो अब आप लोग को ज्ञान है। थीटा क्या होता है पता है ना? थीटा एंगल को मेजर करने के का एक डिनोटेशन है, एक सिंबल है ना? थीटा सही है, थीटा को ऐसे लिखते हैं। अब देखना, तो कॉट एक्स भी कहां से कहां होता है? -∞ से इन्फिनिटी। इसका मतलब कॉट स्क्वायर एक्स भी कहां से कहां हो जाएगा? 0 से इनफाइनाइट। पक्का? ये पूरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब देखिए आपसे क्वेश्चन सवाल पूछता है, बताइएगा। जैसे क्वेश्चन पहला बोलता है, क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। क्वेश्चन लिखता है कि y बराबर sin स्क्वायर एक्स -2 sin x + 3।
इसका रेंज निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान रखना मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन अब देखना, अब नोट करवा रहे हैं, यही है होल स्क्वायर मेथड। कहाँ है क्वेश्चन भैया? क्वेश्चन है साइन स्क्वायर क्या है, जल्दी से, और इसको अच्छे से समझ लेना, बस यही कंसेप्ट है। देखो इसको नोट कर लिखना, लिख लेना जल्दी से। y बराबर अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट चढ़ाने से कुछ नया नहीं हो जाता है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स प्लस 9 प्लस 3। ठीक है, हम अपने से क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं कि उटपटांग आंसर आएगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसीलिए। ठीक, और ले लो, इसके बदले ये भी ले लो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स प्लस 15। ठीक है, चलो अब देखो हम लोग, ये 3 क्वेश्चन ही काफ़ी हैं, आपको समझ में आ जाएगा, 3 क्वेश्चन से ज़्यादा करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, अब देखना, अब तुम सीधे सीधे बताना, ये बताओ यहाँ से इसको मिटाए ना, फिर मिटा रहे हैं, इसको नोट करने का जरूरत नहीं, ये सब तो आप लोग को अभी याद हो गया होगा, लेकिन तब भी लिख लेना, इतना जल्दी नहीं याद होता है, हम जानते हैं। ठीक, अब देखो, अब बताओ कि यदि साइन स्क्वायर एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यहां से एक बात तुमको समझ में आता है कि साइन एक्स माइनस 1 ये भी तो होल स्क्वायर से ग्रेटर देन 0 होगा और ग्रेटर देन 0 होगा, और कितना से छोटा होगा ये तो सोचना पड़ेगा। साइन एक्स माइनस 1, साइन एक्स माइनस 1 कर रहे हैं, तो देखो ये भी कितना से बड़ा होगा? 0 से बड़ा होगा। ये तो दुनिया का कोई भी होल स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये तो पक्का है, यहां तक कोई डाउट नहीं। यही कंसेप्ट बस इसमें लगने वाला है। बस जैसे ये क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन कीजिए, 1 2 3। पहला क्या है कि हमको पता है कि y बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स, इसको लिख दीजिए, देखिए साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2। बताइए क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ और प्लस 2। ठीक, आपको पता है, आपको क्या पता है? आपको यहां से एक बात पता है कि साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ये कहां से कहां, ये तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, इतना तो जानकारी है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब बताइए, अब देखिए बैकट्रीट मेथड लगाइए इसमें कि साइन एक्स माइनस 1 से 1 माइनस 1 एक बार और घटाओ, साइन एक्स माइनस 1 और ये 0। अब बताओ इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका होल स्क्वायर साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, बताइए कहां से कहां होगा? इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मिनिमम, ये होल स्क्वायर है माइनस 2 से 0 है, माइनस 2 से 0 है, तब पक्का इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 0। और मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि माइनस 2 से 0 इसका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो जब होल स्क्वायर करोगे तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन होगा? 4। ये सब सिखा चुके हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पूरा इनइक्वालिटी पढ़ के आइए हमारे पास, तब आपको पूरी तरह से एक आसमान पर ले जाने का आपको हम ख्वाब देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आया बस समझ में? अब बताइए, अब इसमें कितना जोड़ना है? 2 जोड़ दो, तो 0 प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा? साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 और ये कितना हो गया? 6। 4 में 2 जोड़ देगा तो 6 ना होगा। यही क्या है तुम्हारा? यही y है। y का मिनिमम वैल्यू कितना आ गया? 2 और मैक्सिमम कितना आ गया? 6। तो क्या लिखिएगा? y मिनिमम बोलिए, y मिनिमम 0 और y मैक्सिमम 6। ये आंसर सही है। पहला में कुछ नहीं किए, हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लिए और फिर जो हम लोग पहले जानते थे वही मेथड लगा दिए, कोई दिक्कत? बस यहाँ पर होल स्क्वायर वाला कंसेप्ट लग गया। दूसरा सवाल करते हैं, ये वाला दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल देखिएगा, है ना, समझ में आ रहा है ना? खोपड़ी खोल के रखिए, ठीक है। और ये सब जो रेंज का टोटल 8 टूल दिए, 1 9, अभी बहुत सारा रेंज का बहुत सारा नियम होता है, एक नियम से रेंज नहीं बन सकता है, ठीक ना। तो आपको जैसे जैसे नियम देते जाएंगे आप अपने को ऐड करते रहना और उसमें से समझते रहना ना, अपने नॉलेज को बढ़ाते रहना, एक्सप्लोर करते रहना, ठीक है। चलना दूसरा सवाल पे करते हैं, होल स्क्वायर मेथड पे, कि क्या है कि y बराबर, देखिए रूट चढ़ाने से क्या हो जाएगा भैया? अरे ये रूट चढ़ाने से कोई फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिएगा तो क्या हो जाएगा? मॉड साइन स्क्वायर एक्स, तो ये क्या लिखा हुआ है? देखिएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 साइन एक्स प्लस, ये आपको भी दिख रहा है कि ये किसका है? साइन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है और प्लस बाहर है, मॉडुलस के बाहर में प्लस 3 है, ठीक। अब लिखिए तो y बराबर क्या लिखेंगे आप? मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस 3 का
होल स्क्वायर और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस 3। ये अंडर रूट में क्या होता है मॉडुलस होता है। बताइए कोई डाउट नहीं ना। चलिए ये नोट कर लिए होंगे। अब इसको देखिए, अब क्या हो जाएगा, अब हमको पता है कौन सा बैक्ट्रीट मेथड, यहां से लगा दो, यहां से लगा दो। साइन एक्स फिर से करो, -1 से 1 और बताना -1 से 1 और फिर क्या कर, कितना घटाना है -3। जो ये लाना है उसको उल्टे तरीके से लेते आओ। क्या क्या कर रहे हैं हम लोग कि y बराबर मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस 3 प्लस 3 है, तो तुम उल्टे से ला रहे हो ना। साइन एक्स -1 से 1, आप ऐसा फंक्शन बनाओ, ऐसा फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, माइनस घटा दो तो -1 -3 साइन एक्स -3 1 -3 कितना हो जाएगा -4, और ये साइन एक्स -3 और ये कितना हो जाएगा -2। ठीक, अब ये किस पे है, मोड लगेगा, बताइएगा मोड लग रहा है। देखिए ध्यान से, बहुत अच्छा यहां पर आ रहा है। अब जैसे ही मोड लग रहा है इसको भूल जाइए। -4 से -2 के बीच में सारे रियल नंबर पर आप क्या लगा रहे हैं, आप मॉडुलस लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, मॉडुलस लगा रहे हैं मेरा बच्चा। हम लोग क्या कर रहे हैं, तो -4 से -2 के बीच में सारा पॉजिटिव, सारा निगेटिव रियल नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। तो -4 से -2 पे जैसे ही मॉडुलस लगाओगे तो मिनिमम वैल्यू कितना होगा बताओ, है ना। -4 से -2 पे मिनिमम वैल्यू 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 पे मॉडुलस लगाओगे 2 और -4 पे मैक्सिमम लगाओगे तो 4। आया बात समझ में। अब कितना हो गया, अब इसमें कितना जोड़ देना है, 3 जोड़ दो, 3 जोड़ो तो 3 जोड़ देगा तो 2 + 3 और ये मॉडुलस ऑफ साइन एक्स -3 और +3 एंड +3, यही ना है अपना y का मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 5 और मैक्सिमम वैल्यू 7। यही है y, ये क्या है y, ये 5 और ये 7। तो क्या लिखिएगा, y मिनिमम 5 और मैक्सिमम 7, है ना। हम तुम्हारे हैं, है ना, तुम्हारे सनम। लीजिए जल्दी से नोट कीजिए। फिर ये वही क्वेश्चन, अब भैया बताओ क्या अलग हो जाता अगर क्वेश्चन रहता कि cos स्क्वायर x -2 cos x +3, तो अलग क्वेश्चन हो जाता। क्या इसमें जब हम लोग cos से रिप्लेस कर देंगे तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि cos x का भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है, तो क्वेश्चन में तो कोई बदलाव नहीं आने वाला है। ठीक है, बस वो cos के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस तब भी आप लोग के लिए cos पे हम क्वेश्चन ले लिए, आया वो समझ में, cos पे क्वेश्चन ले लिए हैं, उसको बगल में नोट करते रहिएगा और हम आपको दिखा रहे हैं मामला। देखिएगा छोटा सा। अब बताइए, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं से एक बात, बहुत बड़ा कंसेप्ट सिखाने जा रहे हैं। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन रहता है, ये क्या है, y बराबर 5 से 7, आप यहाँ पर आंसर आ चुका है। अब देखिए हम इसको आपसे अब आपसे हम पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन को बढ़ा रहे हैं कि लॉग मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर x -6 साइन x +9 +3, इसका क्वेश्चन। ठीक है, आया बात समझ में। अच्छा, और लो क्वेश्चन नंबर 5, y बराबर लो साइन लॉग नहीं, साइन, हाँ लो साइन लॉग नहीं, tan ले लो, tan ले लेते हैं, tan लॉग, हाँ चलो ठीक है, tan ले लो, tan लॉग मॉडुलस ऑफ साइन स्क्वायर x -6 साइन x +9 +3। बताइए कोई अंतर होने वाला दिखेगा। अब यहीं से 4 5 को हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बस लॉग के अंदर क्या आ गया है, ये आ गया है और ये ऐसे आ गया, देख रहे हैं ना, बस डाल देगा। हम लोग को शुरू करना है कहां से, यहां से शुरू करना है। अब ये क्वेश्चन में क्या दम है भैया, बताइए क्वेश्चन क्या कर रहा है, y का वैल्यू, तो अब देखिए यही ना हमारा पहले था, ये इसको y' मान लीजिए। ठीक, y' ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है। y' का मान, y' की वैल्यू कहां से कहां है, y' की वैल्यू देखिए 5 से 7 है, इसका मान 5 से 7 है, तो लिखिए y' कितना से कहां, 5 से 7। अब आपसे बोलता है कि लॉग लगाने के लिए, लॉग लगा दो दोनों तरफ, log 5 और log y' और log 7। अब 10 लगा दो, 10 log 5, 10 log y' और 10 log 7। बताइए कोई दिक्कत,
आया बात समझ में। अब देखिए ये अभी तो थोड़ा सा अभी इतना ही, अभी प्रेम और प्यार इसका देखो ना खूबसूरती कैसे बढ़ रहा है। इसके बाद इसका खूबसूरती हम फंक्शन में इतना ज्यादा बढ़ाएंगे ना कि आप लोग कहिएगा सर जवाब नहीं, मतलब कि एकदम मजा ही आ जाएगा आपको। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा, आंसर कितना हो गया, tan log 5 से tan log 7, यही ना tan log y डैश किसको माने, यही ना आया। तो tan log देखिए आपको एक्सप्लोर करने के लिए बता रहे हैं ना, एक्सप्लोर कैसे किया जा सकता है रेंज को। तो tan log और ये क्या है अंडर रूट में क्या है, sin स्क्वायर x माइनस 6 sin x प्लस 9 और प्लस 3, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, tan log 7। अब बात समझ में, ये लगाने से और ये देखिए अब log वाला ये चौथा का आंसर ये और पांचवा का आंसर ये, बताइए अब इसमें कोई दिक्कत है, सही है। चलिए अब एक कॉस पर एकदम आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब बताइए फिर से हम लोग बेसिक मेथड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है cos x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 cos x प्लस 2 है तो 2 4 और प्लस कितना हो जाएगा 11, ये हो गया। देखो ये किसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है बताओ, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, 11 और 4 15, यही ना 15 है, सही है। अब बताइए इसको क्या लिखिएगा, 15 है इधर तो लिखिएगा cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 11, क्या है ये 11 है 11, ठीक है। हाँ अरे आप लोग क्या बदमाशी कीजिएगा, हम लोग मतलब जब मैं पढ़ता था ना तो वो एक कतार मेरे को हॉस्टल में जब हम लोग खाना खाने जाते थे ना तो क्या हुआ ना कि हम जानबूझकर के 11 पर आकर के वो लग जाते थे और रोल नंबर बोलना रहता था, जिसका 1 आया तो 2 3 4 तो हम बोलते थे 11 का 11, तो एक टीचर एक झापड़ मारा मेरे को, ठीक ना। तो देखिए ऐसी शैतानी करते थे, 11 को 11 बोलते थे, ठीक ना। फिर डर से नहीं बोलते थे, पिटाने का डर हो गया। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं यहाँ देखिए cos x माइनस 1 से 1, cos x का वैल्यू अब हम लोग ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो यहाँ लिखा हुआ है, 2 घटा देना था -1 -2 cos x माइनस 2 1 माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा -3 cos x माइनस 2 एंड -1 और ये होल स्क्वायर कर दीजिएगा -3 से -1 के बीच में। ध्यान दीजिए कि -3 से क्या ले रहे हैं हम लोग, -1 के बीच में, ठीक है। अगर प्लस रहता तो कोई बच्चा बोलेगा सर यहाँ प्लस हो रहेगा तो क्या करेंगे, जोड़ देना हर जगह, और क्या करोगे हैं, क्या करोगे, जोड़ दोगे, ठीक। चलो यहाँ माइनस वाला भी यहाँ लिए, यहाँ प्लस कर दो, हमारा मर्जी, सलाम कुछ भी करें, है ना। लो प्लस वाला कर दो, लो प्लस कर देते हैं, प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस कर देंगे तो देखो ध्यान से, प्लस कर दिए तो जोड़ दो, -1 + 2 प्लस कर दोगे तो और आसान हो जाएगा, ये 1 + 2, ठीक है। ये हो गया और ये कितना हो गया 1 और ये cos x + 2 और ये कितना हो गया 3, होल स्क्वायर कर दो तो cos x + 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 से 9, ये तो कोई दिखते नहीं है। कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है ना, एक 11 जोड़ दो, cos x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 और प्लस 11 प्लस 9। अब तो कोई हमें पीट नहीं सकता, इसलिए बोल रहे हैं ना। चलिए बच्चे थे तो उस समय शैतानी आता था दिमाग में। तो ये क्या हो, कितना हो गया 11 और 1 12, ये हो गया cos x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 11 और ये हो गया 20, और यही है अपना y। तो y का मिनिमम वैल्यू 12 और मैक्सिमम वैल्यू 20, ठीक है। हाँ ठीक है, सही है। तो y मिनिमम 12 और y मैक्सिमम 20, यही है होल स्क्वायर मेथड। यही क्या है, होल स्क्वायर मेथड। बाप रे बाप, ये पसीने से हम तरबतर हैं, ठीक है। अब क्या बच गया, AMGM कर लिए, ग्राफ वाली नौटंकी, ग्राफ पे क्वेश्चन करते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट पे, ठीक। देखिए ग्राफ पे बहुत अच्छा सवाल बन रहा है, इसको नोट कीजिएगा, तब तक हम इधर इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं ना। सटा सट लो मजा, सटा सट किसका, तो रेंज का। रेंज का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, रेंज निकालना सीख रहे हैं, है ना। सोए नहीं ना हो, पानी पीते रहना, है ना। थोड़ा सा है
दम रहता है, लेकिन आप लोग को, हमको पता है कि आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट है। मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बहुत ही जिज्ञासु होते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव होते हैं वो, ठीक है ना। वो अपना समय को उपयोग करना जानते हैं, ठीक है ना। इसलिए मुझे आशा है कि आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे होंगे, है ना। सोए नहीं ना हो बे, हाँ, जागते रहना है, क्वेश्चन करते रहना है, ठीक। चलिए, जब तक आप मंजिल नहीं पालो तब तक आपको सोना नहीं है। चलिए कुछ क्वेश्चन और करते हैं कि हो गया, ये कर लिए। जैसे देखो एक क्वेश्चन लाए थे, वो कर लेना तुम लोग, ये हो जाएगा आप लोग से। देखो जैसे क्वेश्चन है, बता ही देते हैं। लो देखो, जैसे ये क्वेश्चन है 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। लो क्या करेगा, ये सेक स्क्वायर एक्स है, ये क्या हो गया बोलो, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस मॉड सेक एक्स। मॉड सेक एक्स कहाँ से कहाँ होता है, देखो सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स क्या होता है 1 से बड़ा और सेक एक्स माइनस 1 से छोटा। तो मॉड सेक एक्स कहाँ होगा, हमेशा 1 से बड़ा। 4 घटा दो, माइनस लगा दो, तो ये माइनस लगाने से क्या होता है, इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। माइनस लगाने से, -1 से गुना करने पर इनइक्वलिटी चेंज कर जाता है। गुना कर दो, -1, 4 जोड़ दो, 4 जोड़ दिए, यही ना, 4 जोड़ना है भैया, जोड़ो ना। सेक एक्स प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना, यही ना y है, y रूट चढ़ा दो, इस पर रूट चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं, रूट चढ़ा दिए, सही है, रूट चढ़ा दिए तो कितना हो जाएगा। और रूट क्यों चढ़ा है हमको ये ध्यान देना, ठीक है। पहली बात, रुक जाओ ना, तुम लोग गड़बड़ा जाएगा माथा तुम लोग का, हर बार ऐसा ही रूट चढ़ाना शुरू कर दोगे। तो देखो ये 4 माइनस सेक एक्स और ये 4 माइनस 1 3 से छोटा, पता होना चाहिए 3 से छोटा है, लेकिन रूट चढ़ाएंगे तो रूट का मान मिनिमम वैल्यू क्या होता है, y बराबर, हम बताए हैं ना कि y बराबर रूट का वैल्यू भी नॉन निगेटिव होता है, रूट का वैल्यू भी नॉन निगेटिव होता है, और इसके अंदर भी नॉन निगेटिव होता है। अब बताइए, रूट चढ़ाएं आप तो ये हो गया √3, ठीक है। अब कोई बच्चा लिख देगा कि आंसर लिख देगा y लेस देन √3, आंसर गलत है। y क्या है, रूट लेस देन इक्वल टू √3, आंसर गलत है। आपको ये भी करना पड़ेगा, इसलिए यहां पर ऐसे बना लेना, ये खतरे का निशान, ठीक है। इसको यहां पर ऐसे खतरा करके तब आगे बढ़ना, तब आगे लिखना। ये देखो, हाँ क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि रूट का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो 4 माइनस मॉड सेक एक्स, और ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू √3, और इसको अपने से हम कहेंगे 0 से बड़ा, क्या 0 से बड़ा कह देंगे, ठीक है। आया बात समझ में, कोई बात नहीं, 0 से बड़ा कहेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा y का वैल्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रूट का अंदर का भी जो मटेरियल है वो भी यहां पर भी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होता है। क्यों, हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे, ऐसे हम बता चुके हैं। इनइक्वलिटी में जितना आप लोग को अभी समझ में आ सकता है वो उतना हम बता चुके हैं, ठीक है। तो ये बात, ये कंसेप्ट यहां पर लग रहा है, ठीक। बल्कि आप लिख लीजिएगा कि रूट के अंदर का भी मटेरियल, रूट के अंदर का भी मटेरियल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और रूट का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर, ओहो, ये हो गया आपका होल स्क्वायर मेथड खत्म, ठीक। चलिए अब हम लोग ग्राफ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्राफ पे क्वेश्चन। देखिए ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए कुछ ग्राफ पे करेंगे, कुछ चैप्टर का अपना नियम, ये जो हम क्या बताए थे, छठा लिखवाए थे ना, 6 नंबर में आपको लिखवाए थे कि रेंज निकालने का, कि जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसका अपना रूल भी हो सकता है, वो भी उपयोग हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए। तो यहां पर y मिनिमम कितना हो गया, बोलेगा y मिनिमम कितना हो जाएगा 0, और y मैक्सिमम कितना हो जाएगा, बोलेगा √3, ठीक है। आगे बढ़े, लिखना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, ध्यान देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। कहाँ गया क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ क्वेश्चन है पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। देखिए यहीं से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, कौन सबसे बड़ा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, कौन सबसे बड़ा है, आएगा। देखो बरसात आ रहा है, मतलब पानी होने जा रहा है, मतलब वर्षा होने जा रही है,
ठीक, हम लोग तो कहते हैं पानी हो रहा है। ठीक, चलिए कोई बात नहीं, लैंग्वेज पे छोड़ते हैं। अब सुन, अब देखो क्वेश्चन है कि tan 1, पहला ऑप्शन है कि tan 1, दूसरा है tan 2, तीसरा है tan 3, tan 4, tan 2 नहीं है, tan 4 है भैया, 4 है, tan 7 है और फिर tan 10 है। ये देखिएगा, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दोगे तो ऐसे भी पता चल जाएगा। दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट, सबसे छोटा कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट, फॉलोइंग को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं ना, FOLLLNG इज लिस्ट, सबसे छोटा कौन है? पहला है ये sin 1 या ABCD भी कर सकते हो, ABCD, लो A sin 1, B sin 2, sin 3 है हो, sin 1, C sin 2 और D है sin 7। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये जो सवाल है इससे दो टॉपिक आपका क्लियर करेंगे। ठीक है, कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, यहां पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। देखिएगा, अब हम लोग तीसरा रूल पढ़ रहे हैं रेंज निकालने का, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का। देखो ध्यान से क्या करेगा सो, अब देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर चैप्टर का कुछ अपना नियम भी लगा सकते हो और या आप ग्राफिकली भी बना सकते हो, लेकिन ग्राफिकली यहां पर उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ग्राफिकली, अरे भैया ये तो क्वेश्चन लिखे ही नहीं, ओहो क्या है क्वेश्चन? पहला है cosec 1, दूसरा है cosec 2 और तीसरा है cosec 4 और चौथा है cosec -6। है बस समझ में? चलो जल्दी से, tan 1, tan 4, tan 7, tan 10, इसमें बताना है कि सबसे बड़ा है कौन है। तो ग्राफ से भी बना, तुम लोग ग्राफ से ट्राई करना, ठीक है ना, ये ग्राफ से ट्राई करना, लेकिन ग्राफ से उतना एक्यूरेट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि हम लोग एक रूल जानते हैं। क्या रूल जानते हैं? ये जो बताए थे, sin पाई माइनस थीटा, sin थीटा, tan पाई प्लस थीटा, tan याद रखिए ये कहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ sin कोसेक, देखिएगा यही रूल लग रहा है, sin कोसेक पॉजिटिव, यहाँ tan कॉट पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, यहाँ cos सेक पॉजिटिव। देखिए ये यही चैप्टर का अपना नियम लग रहा है। ठीक है, अब देखिए तो आपको इसको अगर हम, अब किसको हम देखिएगा, इसको हम अगर किस में लेते हैं, देखिएगा इसको अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, tan का ग्राफ देखिएगा, tan का ग्राफ यहां से एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, छोड़िए रुकिए पहले एक सेकंड बात को समझ लीजिए। इंक्रीजिंग एंड, यही नॉर्मा है, नॉर्मा मेथड यही है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मेथड। देखिए पहले इसको समझ लीजिए तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ग्राफ है, पहला मान लीजिए कोई ग्राफ है ऐसे, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये और ये आपको तो पता है कि x एक्सिस के इधर जाइएगा तो x का वैल्यू बढ़ता है, 1 2 3 4, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 3, ठीक, और इधर ऊपर जाने पर y का वैल्यू बढ़ता है, इसको लिखते हैं y1, इसको लिखते हैं y2, ये y3 बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन कब? ये यदि ग्राफ कैसा है, इंक्रीज है, इंक्रीज कर रहा, लेफ्ट से राइट जाने पर यदि चढ़ाइयां मिलेगा तो इंक्रीजिंग ग्राफ, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो इंक्रीजिंग ग्राफ, ठीक ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो यहां पर देखिए लिखिएगा, इंक्रीजिंग यदि ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग यदि ग्राफ है, कैसा ग्राफ है, इंक्रीजिंग। चेक करने का तरीका बता दिए कि लेफ्ट से राइट जाइए, यदि चढ़ाइयां मिल रहा है तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। तो देखिए तब क्या है, इसको एक तरह से इधर भी इंक्रीज कर रहा है, इधर भी इंक्रीज कर रहा है। ये बताइए, ये x1 नाम दे दिए, इसको x2 और x3। तो आपको पता होना चाहिए कि x1 किससे बड़ा है, x1 छोटा है x2 से और x2 छोटा है x3 से। इधर जाने पर x का वैल्यू बढ़ता है ना, x3 लेस देन x2 लेस देन x1, लेकिन y का वैल्यू इस पर बताइए, इस पर कौन सा लगाइए, f लगाइए, f लगा दिए, f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन लेस देन f ऑफ x2 f ऑफ x3। ये क्यों सत्य है, देखिए ध्यान से,
और x1 का यदि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है तो y सबसे बड़ा कौन है, y3, जिसका वैल्यू किस पे है, y3 का वैल्यू किस पे है, x3 पे, और y2 का वैल्यू किस पे है, x2 पे, y1 का किस पे वैल्यू है, x1 पे। आ रहा, ये सब तरीका बता चुके हैं, ठीक है ना। फिर सो गए, सोना नहीं है भैया, सोना नहीं है, ठीक है। ये लीजिए, तो यदि इंक्रीजिंग ग्राफ है तो आप क्या देख रहे हैं कि y3 छोटा है y2, मतलब कि y2 छोटा है y3 से और y1 छोटा है y2 से। y3 को हम लोग क्या बताएं, आप लोगों को एक तरीका और भी बताया था ना कि y3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x3, क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x3। इसको लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x2। फंक्शन में क्या डाले, x2, और फंक्शन में क्या डाले, x1, ठीक। लेकिन मतलब कि देखिएगा इंक्रीजिंग ग्राफवा में क्या होता है कि एक्सवा के भी वैल्यूआ बढ़ता है ना, तो वैया के भी वैल्यूआ बढ़ता है, यही ना बोलते हैं हम लोग, या वैया, ठीक है, वाई एक्सवा वैया, तो एक्सवा के वैल्यूआ बढ़ेगा तो वैया के भी वैल्यूआ बढ़ेगा। लेकिन यदि ग्राफ डिक्रीजिंग है, इसको हटा रहे, देखिएगा ग्राफ यदि ये पहला में है और दूसरा में इसको बता रहे हैं, देखिए दूसरा में ये जो ग्राफ है ये देखिए डिक्रीजिंग, ये ठीक। तो देखिए लेफ्ट से राइट जाने पर यदि ढलैया मिले, लेफ्ट से राइट जाने पर यदि ढलैया मिले तो उसको क्या कहेंगे, उसी को हम लोग डिक्रीजिंग ग्राफ कहते हैं। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, डिक्रीजिंग। फॉर इंक्रीजिंग ग्राफ ये था, ठीक है। थोड़ा सा और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। फॉर इंक्रीजिंग ग्राफ यहां दिख रहा है ना, फॉर इंक्रीजिंग ग्राफ क्या है, x1 लेस देन x2 लेस देन x3, माने डोमेन बढ़ता है तो y1 y2 y का वैल्यू बढ़ता है, और ये हो गया f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 और लेस देन f ऑफ x3, ठीक। ये ग्राफ लिखा हुआ सही है। चलिए अब इसके लिए यहां बनाइए, यहां पर देखिए x1 x2 x3 y1 y2 और ये y3। अरे यार x1 पे वैल्यू y1 है ना, x2 पर वैल्यू y2, ठीक है, और x3 पर y3। बताइए कौन सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर कौन है, इसमें कौन बड़ा है, जो सबसे इधर होगा तो लिखेंगे क्या कि x1 लेस देन x2 लेस देन x3। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर देखिए, ऊपर सबसे बड़ा कौन है, इधर x3 बड़ा है x2 से, x2 बड़ा है x1 से, लेकिन इधर कौन बड़ा है, इधर ध्यान से देखो, y1 बड़ा है y2 से, y2 बड़ा है y3 से, है ना। हाँ, तो लिखेंगे y1 क्या हो गया, y1 बड़ा है y2 से, y2 बड़ा है y3 से। वाह रे वाह, है ना। फंक्शन का वैल्यू यदि देखिए, यदि ग्राफ डिक्रीजिंग है तो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है और y का वैल्यू घट रहा है, सिंपल। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू, क्योंकि x1 पे वैल्यू y1 तो लिखे यहाँ, x2 पे वैल्यू y2 तो लिखे यहाँ, x3 पर वैल्यू y3, तो क्या हो रहा है, y1 बड़ा है y2 से, y2 बड़ा है y3 से। तो यदि डोमेन बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू घट रहा है। देखिए जैसे f ऑफ x1, y1 को ऐसे लिख सकते हैं, x1 पर वैल्यू फंक्शन का, उसी को नाम y1 कहते हैं। x2 पर वैल्यू x2 पर वैल्यू फंक्शन का, उसी को हम लोग y2 कहते हैं। x3 पर फंक्शन का वैल्यू f ऑफ x3। तो हम देख पा रहे हैं कि x1 छोटा है x2 से, x2 छोटा है x3 से, तो फंक्शन क्या हो जा रहा है, फंक्शन का वैल्यू घटते जा रहा है, है ना, डोमेन बढ़ते जा रहा है और फंक्शन का वैल्यू घटते जा रहा है। मतलब कि यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से ये क्या हो गया, फॉर डिक्रीजिंग ग्राफ। तो यहां से दोनों पॉइंट देखिएगा, नोट करने वाली बात है कि यदि कोई मशीन इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए इधर का मुहमा था तो इधर ही का मुहमा है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं हम कि यदि क्या करें कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो डोमेन बढ़ रहा है तो फंक्शन का भी वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब इनइक्वलिटी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि यदि
फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जैसे जैसे x1 का वैल्यू बढ़ता है वैसे वैसे y1 का वैल्यू घट जाता है, मतलब इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं ना हुआ, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज कर गया। तो यहाँ पर लिखिएगा इंक्रीजिंग ग्राफ में नो चेंज इन इनइक्वालिटी, नो चेंज इन इनइक्वालिटी, नो चेंज इन इनइक्वालिटी। लेकिन ठीक है, और दूसरा ये ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा दूसरा, फिर ये क्या हो जाएगा नो चेंज इन इनइक्वालिटी, और ये क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग ग्राफ में। ये क्या है डिक्रीजिंग ग्राफ में, यदि ग्राफ डिक्रीजिंग है ना, ये क्या नोट वोट लिख ले हाँ हो फॉर डिक्रीजिंग ग्राफ ना, फॉर डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। फॉर डिक्रीजिंग ग्राफ क्या हो जाएगा इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, इनइक्वालिटी चेंजेज। आया बहुत समझ में, बोलिए कोई शिकायत है कि यदि ग्राफ हुआ, यदि चढ़ाइयाँ मिलेगा, यदि लेफ्ट से राइट जाने पे चढ़ाइयाँ मिलेगा तो इनइक्वालिटियाँ चेंज नहीं करेगा, और यदि लेफ्ट से राइट जाने पर ढलाइयाँ मिलेगा तो इनइक्वालिटियाँ चेंज कर जाएगा। क्लियर, ठीक, आगे बढ़े। अब तो क्लियर। अब इसी पर देखिएगा, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट इसका, इतना बड़ा यूज नहीं है इसका, लेकिन करवा दिया, आगे क्वेश्चन इस पे भी करवाएंगे। ये था सबसे नॉर्मल टॉपिक था, हम छोड़ दिए थे इसको, लेकिन नॉर्मल टॉपिक भी इसमें करना, कुछ नहीं देखना है सामने, तो डायग्राम से दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डायग्राम नहीं बता रहा है कि इधर आप बढ़ रहे हैं तो वाई का भी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। जब ग्राफ हुआ कैसा है चढ़ाइयाँ है तब, और ढलाइयाँ है तब हम इधर x का वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं लेकिन y का वैल्यू घटते जा रहा है। y1 बड़ा है y2 से, y2 बड़ा है y3 से, देखिए तो ये घट रहा है ना, और इधर क्या हो रहा है बढ़ रहा है, x1 से बढ़ गया x2, x2 से बढ़ गया x3, y1 से घट गया y2, y2 से घट गया y3। बोलिए कोई दिक्कत, घटने बढ़ने वाला शब्द से कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ पर, इसको नोट कीजिएगा अच्छे से और तब ये 3 क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। नोट कीजिए अच्छे से, एक सेकंड ले रहे हैं, कितना टाइम हो गया, नहीं अभी है 10 मिनट, 10 मिनट है, 10 मिनट में हम लोग ये 3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक। मतलब अब याद रखिएगा कि जैसे ही ग्राफवा चढ़ाइयाँ मिलेगा तो क्या होगा इनइक्वालिटियाँ में कोई चेंज नहीं होगा, इनइक्वालिटियाँ में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान दीजिए, देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, आपको याद होगा कि tan का ग्राफ, tan x का ग्राफ ऐसा होता था 0 से π/2 में, -π/2 से π/2 में। ये देखिए क्या है, ये चढ़ाइयाँ है ना, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है चढ़ाइयाँ मिल रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो चढ़ाइयाँ मिल रहा है, मतलब इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं कि इसको ट्रिगोनोमेट्री का रूल लगा करके इसको 0 से 90 डिग्री के बीच में ले लाते हैं। ये 0 डिग्री, ये π/2, क्योंकि tan 0 0 होता है, ध्यान से देखना। अब हम लोग लिखते हैं जैसे पहला tan 1 को 1 रहने देते हैं, tan 1 देखिए π/2 का मान होता है 1.57, तो 1 कहीं होता होगा यहाँ पर, है ना, 1 यहाँ पर होता होगा, ठीक। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, tan 1, दूसरा क्या है tan 4। अब बताइए tan पाई प्लस थीटा, देखिए क्या कर रहे हैं कि tan पाई प्लस थीटा 4 माइनस पाई, बताइए इसका मान क्या होगा, इसको पाई जोड़ दिए पाई घटा दिए। देखिए ये चैप्टर का अपना नियम इसमें घुस रहा है, चैप्टर का अपना नियम घुस रहा है और थोड़ा सा ग्राफ का एक प्रॉपर्टी घुस रहा है। पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखिएगा tan पाई प्लस थीटा, इसको क्या मान लीजिए थीटा, तो tan पाई प्लस थीटा क्या होता है tan थीटा, है ना, tan थीटा, तो 4 माइनस पाई, और पाई का मान ले लीजिए 3.14, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस tan 4 माइनस 3.14 कितना हो जाएगा, 4 में से 3 घटाओगे तो ये पाई का मान यहाँ पर रख के घटाएगा तो ये आ जाएगा 0.86। बताइए देखिए कैसे दिमाग लगा रहे हैं, tan का वैल्यू क्या लिखे पाई जोड़ दिए और पाई घटा दिए, क्यों, ताकि देखो अब ये तो ये 1.57 है, तो 0 से 90 के बीच में इसको लेते आ रहे हैं, 0 से 90 के बीच में इसको क्या कर रहे हैं लेते आ रहे हैं, तो आसान हो जा रहा है ना, ठीक। देखिएगा फिर तीसरा क्या है tan 4 था ना,
अब tan 7 को कैसे लाएं 0 से 90 के बीच में, ये देखिएगा, इस लाइन को समझिए कि tan 7 का वैल्यू को हम लोग 0 से 90 के बीच में ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि 0 से 90 के बीच में क्या है, इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, इंक्रीज कर रहा है, आया बात समझ में। और फिर क्या होता है, देखिए ध्यान से, tan का ग्राफ यहां से फिर एक बैग ये ग्राफ टूट जाता है। ध्यान से देखिएगा, ये इतना में ग्राफ कंटिन्यूअस होता, लगातार रहता, इसके बाद ये ग्राफ टूट जाता है, जिसके कारण हम कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कर सकते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं कर सकते हैं। आज एक ही क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ना। tan 1, tan 4, tan 7 एंड tan 10। अब बताइए क्या है, क्या कह रहे हैं कि tan 1 है, tan 4 है, tan 7 है और tan 10 है। तो tan पाई प्लस 4 माइनस पाई, तो क्या करोगे, तुम लिखोगे 7 को लाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैसे कर लाओगे 7 को, tan 2 पाई प्लस 7 माइनस 2 पाई, है ना, 2 पाई, ये 2 पाई ये है ना, ये 2 पाई प्लस थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा, tan 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो 2 पाई लिखे, यस 2 पाई जोड़ दिए और 2 पाई घटा दिए, तो यहां से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि यहां से tan 2 पाई प्लस थीटा, तो tan 7 माइनस 2 पाई हो जाएगा, और tan 7 माइनस 2 पाई क्या हो जाता है, 2 पाई मतलब 6.28, तो 7 में से 0.28 घटा दो तो कितना हो जाएगा, tan 0.72। ठीक, अब कोई बचा हुआ है, tan 10 बचा हुआ है। अब देखिए, ये आपको इसी दिन के लिए पढ़ाए थे कि पाई लिखिए, याद है कि यहां पर क्या लिखवाए थे, 2n प्लस 1 पाई, यहां पर क्या लिखवाए थे, 4n प्लस 1 पाई बाई 2, यहां लिखवाए थे 4n माइनस 1 पाई बाई 2, यहां लिखे थे 2n पाई, है ना। अब बात समझ में, 180 लिखें, पाई लिखें या 3 पाई लिखें, देखिए यहां से n की जगह 0 रखिएगा, पाई आ जाएगा, n की जगह 1 रखिएगा, 3 पाई आ जाएगा। ध्यान दीजिए इस सब बात को, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर कि पाई के बदले यहां 3 पाई ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि 10 में से 3 पाई घटाएंगे तब वो 0 से 90 के बीच में आएगा। ठीक, देखिए 3 पाई और प्लस 10 माइनस 3 पाई। कोई बच्चा सोचेगा कि सर एक ही बार में हम लोग ऐसे कैसे बनावे लगेंगे, तो ये धीरे धीरे ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा ना, एकदम मेथड पे मेथड दे दे करके आपको दिमाग को पूरा मतलब मैथमेटिकल बना देंगे ना, तो आप लोग को फिर आ जाएगा ज्ञान, टेंशन नहीं लेना है। ये 10 माइनस 3 पाई, 10 में से 3 पाई जाएगा तो कितना बचेगा, tan 3 पाई प्लस थीटा। ये तो आपको पता है ना कि tan पाई प्लस थीटा लिखें या tan 3 पाई प्लस थीटा, वो tan ही थीटा होता है। क्योंकि 2n प्लस 1 पाई से अगर ज़्यादा इसमें ज़्यादा जाएंगे तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे tan 3 पाई प्लस थीटा, कितना हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई। तो tan 3 पाई प्लस थीटा मतलब tan 10 माइनस 3 पाई, और ये कितना हो जाएगा 3, 10 में से 3 पाई घटाओ, 3 पाई कितना हो जाएगा, 3 छक्का 12, 3 का 3 1 4, 3 तिहाई 9। ठीक, तो tan 10 माइनस 9.42 कितना हो जाएगा 0.48, tan का मान हो गया 0.48। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब ये अगले क्लास में करेंगे, इसको सिर्फ आज एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं। ये देखिए इसका वैल्यू कितना है, tan 0.48। अब देखना मेरा मोटो था क्या कि देखिए अब 0 से ये भी कितना कहाँ गया भैया, tan 1 देखना 1 बड़ा है, 1 किससे बड़ा है 0.86 से, 0.86 किससे बड़ा है 0.72 से, है ना, और 0.72 किससे बड़ा है 0.48 से। बताइए कोई दिक्कत है। अब बताइए ये जो 1 है, अब ये 1 बड़ा है, वो एक बड़ा होगा 86 पैसा से, 86 पैसा 72 पैसा से, और 72 पैसा 48 पैसा से बड़ा होगा। और tan का ग्राफ 0 से 1.90 डिग्री तक कैसा है, इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग है। और ध्यान रखिएगा ये tan का, अब इस पे हम tan लगा दे रहे हैं, क्या लगा दे रहे हैं tan 1, तो इनइक्वलिटी में कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि चढ़ाइयाँ हैं तो चढ़ाइयाँ, तो इनइक्वलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ग्रेटर देन tan 0.72 ग्रेटर देन tan 0.48। बताइए कोई दिक्कत? और क्या चीज पूछा था? सबसे बड़ा tan 1, सबसे छोटा tan 0.48। ठीक ना? तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से इसको थोड़ा सा कल फिर ब्रीफ ले लेंगे ना। ये ऐसा क्यों करते हैं, है ना? इसको ला रहे हैं, ये खोपड़ी पे समझना होगा कि अगर ऐसा हम कर देंगे तो ये 0 से 90 के डिग्री के बीच में आ जाएगा। तो tan 0 से 90 के बीच में, और ये भी नोट कर लीजिएगा कि जो चढ़ाइयाँ वाला, याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा हिंदी में, कि चढ़ाइयाँ मिलता है तो इनिक्वलिटी चेंज नहीं करता है, और ढलैया जब मिलता है तो इनिक्वलिटी चेंज कर जाता है। ये वाला रूल तभी लगाएंगे जब ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, लगातार रहेगा। नहीं तो देखते हैं ना tan का ग्राफ टूट न जाता है। tan का ग्राफ नहीं याद है? देखिए ध्यान से, ये देखिए, देख रहे हैं यहां पर ग्राफ क्या हुआ? टूट गया। यहां से यहां तक है और फिर यहां से यहां ग्राफ टूट गया। तो ये पूरे पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हाँ हमको पता है कि 0 से 90 के बीच में ये तो कंटिन्यूअस है। टूटा हुआ ग्राफ किसको कहेंगे? जिसको एक लाइन से नहीं, एक बिना पेन उठाए हुए थे। जैसे देखिए इसको यहां से बना दिए, अब यहां से हमको ग्राफ बनाना tan का, तो हाथ उठाना पड़ गया ना। हाथ क्या उठाना पड़ गया? अब फिर से यहां से शुरू करना पड़ेगा। कोई बच्चा ये कंफ्यूज मत हो जाना, ये x बराबर π/2 का लाइन है, ये y बराबर 0 है, ये x बराबर 0 है। ठीक ना? क्लियर? तो यहां से यहां तक हम ये रूल लगा सकते हैं। तो चढ़ाइयाँ और ढलैया वाला जो रूल है कि चढ़ाइयाँ में इनिक्वलिटी चेंज नहीं करता और ढलैया में इनिक्वलिटी चेंज कर जाता है, कहने का मतलब ये है मेरा बच्चा कि इंक्रीजिंग ग्राफ में इनिक्वलिटी चेंज नहीं करता है और डिक्रीजिंग ग्राफ में इनिक्वलिटी चेंज कर जाता है। तो इसी बात को याद रखना है, इसी बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसको फिर से हम लोग करेंगे और समझेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है। हम लोग आज 2 ही टॉपिक डिस्कस कर पाए, लेकिन खैर जो भी हो रहा है थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन रेंज बहुत बड़ा टॉपिक है, रेंज बहुत ही टिपिकल टॉपिक है। ये इससे आपको रेंज के बारे में नॉलेज होने से ये ज़रूरी नहीं है कि रेंज पे सवाल आए या नहीं, आप में कॉन्फिडेंस जगता है। आप किसी क्वेश्चन को देखने में, पूरा देख करके पूरा समझने में सक्षम हो जाते हो, क्योंकि उसका औकात पता चल जाएगा रेंज से। ठीक है ना? वैल्यू मतलब औकात। चले, बाय।